पधारो मारे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। संस्कारा सु सजो मारो प्यारो राजस्थान। अठहरी माटी ने दियो एक अशो इंसान, जिन्हें सेवा सु रच दी इंसानियत री नई पहचान। जदी तो कहवे हैं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जहां सारी दुनिया के लोग अपने हाथ खींच लेते हैं, वहीं ये हाथ बढ़ाकर अपनापन देते हैं। आइए आज मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ घावों को भरा बल्कि आत्मसम्मान को भी जीने की नई राह दिखाई है। वाह, लेकिन उनसे मुलाकात करें उससे ठीक पहले हम मुलाकात कर लें अपने दर्शकों से। बिल्कुल, वो तो बने साथ भाई। है वो शख्सियत जिनकी कलाकारी की साक्षी होगी तारीख, क्योंकि नाम है इनका शिखा पारीख। और मैं आपका अजहर करता हूँ स्वागत आप सभी का। और साथ ही साथ जिन खूबसूरत लफ्ज़ों में इन्होंने जो बयां किया ना, कि वो कहते भी हैं, मैंने अक्सर बेशतर इस मंच पे कहा भी है कि जीते तो हैं सभी अपनी ज़िंदगी, अपना अपना कर्म निभाए। जीते तो हैं सभी अपनी ज़िंदगी, अपना अपना कर्म निभाए, पर सार्थक जीवन तो वही है जो काम दूसरों के आए। इंसानियत, या यूँ कहें कि मानवता को ईश्वर ने इस तरह के गुण दिए हैं कि वक्त आने पर वो न सिर्फ स्वयं के बल्कि दूसरे के आंसू पोंछने में भी पूरी तरह सक्षम है। लेकिन अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल इस ज़माने में कौन कौन करता है, और जो नहीं करता शायद उन्हें आज सीख लेनी चाहिए एक ऐसी शख्सियत से जो इस काम को बदस्तूर किए जा रहे हैं और अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कलाकार की जिनमें कलाकारी तो शामिल है, लेकिन शायद यूँ कहें कि इस जीवन नाम के रंगमंच पे अपने किरदार को पूरी शिद्दत से जीकर उस मानवता को चरितार्थ करने का जो काम आसानी से किया है। आइए आज उनसे मुलाकात आपकी कराते हैं और स्वागत करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी और कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित सेवा कार्य करने वाले सुरेश कौल साहब का। सुरेश सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश सर, जैसा कि मैंने कहा, परार्थ, परोपकार, सार्थकता जीवन की अपने आप में बयां करती है, या ये बताती है कि क्षमताएं हम में क्या हैं। आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। एक प्री कैप अगर मैं देना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जब घड़ियां आपको कहीं ना कहीं तोड़ देती है, वहीं से ज़िंदगी शायद नया मोड़ लेती है। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा रहा है कि जब किसी और का दुख देखकर आपको, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं खुद में ये महसूस होने लगा कि मेरा जीवन, इसका क्या अर्थ होना चाहिए, उसका चरितार्थ या उसका परार्थ के लिए अपने आप को समर्पित करना कितना आवश्यक है। शायद उस मोड़ पर ये सोच रही होगी। यहाँ से मैं मतलब अक्सर बेचता होता है कि हम ज़िंदगी की किताब को पहले सफ़े से, पहले पन्ने से खोलते हैं, लेकिन आज चूंकि मैं खुद भी इतना आपसे मुतासिर हूँ, इतना आपसे प्रेरित हूँ कि मैं उस मोड़ से ही वो किताब खोलना चाहूँगा। और सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने वर्षों का कहते हैं सरकारी सेवा कार्य करना, रंगमंच भी शामिल होना, और फिर कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित हो जाना अचानक कैसे हुआ, आपकी ज़बानी जानेंगे। देखिए, सब बहुत मुश्किल रहा। जो पूरी यात्रा रही जीवन की अब तक की, सच में बहुत मुश्किल थी, लेकिन आनंददायी थी। जीवन का एक एक पल और एक एक स्टॉप जिसे कहते हैं, वो मैंने एंजॉय किया। रेडियो, पहले आकाशवाणी था और कोई मनोरंजन का साधन था नहीं, तो मैं 1966 का बाल कलाकार हूँ, रेडियो वॉइस हूँ, और उसके बाद फिर रेगुलर ड्रामा वॉइस आया। अरे वाह। और फिर रंगमंच की विधिवत शुरुआत 1974 में कर चुका था। देखिए, हम जैसा कि आपने कहा कि अभी जीवन एक रंगमंच, हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं जी। उस किरदार को निभाते निभाते आप बहुत सारी ऐसे स्टॉप्स से होते हुए गुजरते हैं जहां आपको लगता है कि शायद मुझे यहाँ ठहर के कुछ सोचना चाहिए, या रुकना चाहिए, या अब आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसा ही कुछ सफ़र मेरा रहा और बहुत जल्दी अभी रंगमंच का सारा एक शौक पूरा करने वाली बात वो आरंभ ही किया था और एक मोड़ आ गया। मैं रंगमंच की बात इसलिए ख़ासतौर से यहाँ करना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जैसा कि आपने अभी कहा कि सरकारी नौकरी, रंगमंच, रेडियो और फिर लेप्रेसी, जो एक मेरे जीवन के लिए एक बहुत एक विशाल मेरा एक स्वप्न कहिए, जो स्वप्न, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो स्वप्न काफ़ी रूप में साकार हो पाया है। कुछ मेरे करने से और कुछ अवसर मिलते चले गए। जब आपको जीवन में अवसर मिलते हैं तो आप लगातार बढ़ते चले जाते हैं जी, और फिर आप पीछे नहीं देखते हैं। तो रंगमंच, रेडियो, फिर कुष्ठ रोगियों को समर्पित, बीच में सरकारी नौकरी, तो ये सब जो विभिन्न पड़ाव थे इनमें मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वाह। मुश्किलें बहुत आई और नाटक, अगर आप रंगमंच की बात करें तो रेडियो, पहले मैं रेडियो की बात कर लूँ थोड़ी सी। जी जी। डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक बड़ा मशहूर रेडियो प्ले था गुल की बन्नो। तो गुल की बन्नो के उस समय एपिसोड्स रेडियो प्लेज के ही होते थे। तो शायद 13-14 का शायद परंपरा नहीं थी जैसी बाद में दूरदर्शन में रेडियो पे हुई, लेकिन 12-13 उसके प्रसारण रहे और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में मैं था। वो गुल की बन्नो बाद में लगातार हवा महल से विविध भारती से प्रसारित हुआ और उससे पहले जितने भी आकाशवाणी के केंद्र। लेकिन एक मिनट सर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। शिखा जी ये स्वयं एक बहुत अच्छी मंझी हुई कलाकारा हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मुझे भी थिएटर या यूं कहें कि बड़ा मैं पसंद करता हूं। तो सर अब रंगमंच की बात हो रही है, प्ले की बात हो रही है, रेडियो की बात हो रही है, आपके उस किरदार की बात हो रही है, गुल की बन्नों की बात हो रही है, तो सर उस किरदार के कोई संवाद आपको याद आते हैं आज इस मौके पर? कोई संवाद? जरूर। तो सर स्वागत है आपका। वैसे आपको मालूम है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती बड़े मशहूर नाट्य लेखक रहे हैं। उन्होंने अंधायुग जैसे प्ले लिखे हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती के उस रेडियो प्ले गुल की बन्नों का जो एक लगातार एक डायलॉग चलता था, जो फ्लैश होता था, गुल की का हेराना, सुई हेरानी, सुई लेके का करवे, कंथा सीवे, कंथ मने थैला, कंथा सीवे, कंथा सी के का करवे, लकड़ी लाइवे, लकड़ी लाई के का करवे, भात पकैवे, भात पकई के का करवे, भात खाइवे, भात के बदले लात खाइए। और फिर ये लगातार ये प्ले चलता था और विभिन्न कैरेक्टर आते थे। मैं कुछ बाद में जो थिएटर में देखा, जो एक ब्रेख्ट की जो शैली है, जो थियरी है, उस पर ये रेडियो प्ले था। अच्छा सर, एक बात और, जैसे आजकल जो कलाकार हैं, जो हम जैसे हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो जब आप रेडियो पर, जब हम कोई प्ले या रेडियो पे मतलब कुछ भी करते हैं, जब वेदर इट्स ऑल अबाउट रेडियो जॉकी, जो आरजेज हम कहते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन का होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब आप एक किरदार निभा रहे हैं, अच्छा एक आज हम देखते हैं तो पर्दे पर या रंगमंच पे तो बज़ाहिर हम नज़र आते हैं, तो लोग हमारे कैरेक्टरिफिकेशन को मतलब पकड़ लेते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन वहाँ जो करना है आपको कमाल अपनी सिर्फ आवाज़ से करना है। आवाज़ से करना है और आवाज़ के भाव से वो जो आपका मॉड्यूलेशन है जी, और जिसमें पेपर की रसलिंग की आवाज़ तक नहीं आनी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि गंगा प्रसाद माथुर और ये पुराने जो नाट्य प्रोड्यूसर्स यहाँ पर थे, जो पूरे देश में जिन्होंने नाम कमाया, तब लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव प्ले का प्रसारण होता था। प्लेज उसी वक्त पढ़े जाते थे, उसी वक्त प्रसारित रेडियो पर। अब उसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर करते हुए अपने आप को ये आभास देना है श्रोता को कि आप खड़े हैं, आप अभिनय कर रहे हैं। उनको ये थोड़ी मालूम है कि एक स्टूडियो के परिसर में आप हैं और एक माइक्रोफोन को 4 या 5 या 6 एक्टर यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मॉड्यूलेट करते हुए कभी माइक्रोफोन के बिल्कुल नजदीक आकर के विस्पर में आवाज निकालनी है, और कभी हाँ आ रहा हूं तो आपको असाइड होकर के वो करना है, बिल्कुल एक दूर से आवाज आ रही है। ये बिल्कुल ये मंच में, मतलब जब आप मंच पे जाते हैं तो मंच पे एक दूसरी टेक्निक, और फिल्म तो एक बिल्कुल ही अलग ही मीडिया है। तभी तो कहते हैं आवाज का जादूगर। और आवाज के का जादू इन सभी विधाओं में, चाहे वो रेडियो हो, रेडियो प्ले हो, रंगमंच हो, फिल्म हो, मोनोलॉग्स हो, माइम्स हो, पेंटोमाइम हो, इन सब में आवाज का बहुत इंपॉर्टेंट। आवाज मेरा ख्याल जीवन में आप वैसे भी हर जगह हम हमेशा देखते हैं अभिनेता, नेता, शिक्षाविद, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स। एक डॉक्टर जब एक मरीज से बात करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी आवाज, वो एक जो पैशन होता है, आप कैसे हैं,
एक डॉक्टर पूछे आपसे कि डांट करके, हाँ ठीक है, कुछ डॉक्टर बड़े इस तरह के मिजाज के होते हैं कि उनके पूछने से ही पेशेंट डर जाता है। आवाज का जादू है। तो लता दीदी ने जो गीत गाया था कि नाम गुम जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा, पर मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो इस बात पर आप बिल्कुल मुहर लगाते हैं। और मैं एक बार जो दर्शक हमसे देरी से जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं कि आज की ये खास बातचीत वरिष्ठ रंगकर्मियों और कुष्ठ रोगियों के लिए सेवा कार्य के लिए करने वाले समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति की हम कर रहे हैं, सुरेश कौल साहब, जो अपने आप पे बाकमाल हैं। तो सर आपके कुछ कमाल जो आपने बताया कि रेडियो से जुड़े हुए और वहाँ वो अलग अलग किरदार निभाना। रेडियो के कुछ रूपक के नाम बताऊं मैं जी सर जरूर। जब 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, बड़ा मशहूर, और हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी, 1 लाख जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स ने सरेंडर किया था, तो उसके अंदर गणपत लाल डांगी, बहुत परिचित नाम यहाँ के राजस्थान के, बाद में पद्मश्री हुए, लोक कलाकार और लोक विधा के ऐसे धनी व्यक्ति बहुत कम होते हैं। तो उनका गीगला का बापू राजस्थानी में, उसके नाम से एक सीरियल आता था, उसमें जो गीगला जो कैरेक्टर होता था वो 2 अभिनेताओं ने किया, एक कोई और थे और एक मैं। लगातार वो जब तक युद्ध चला और युद्ध में हमारी जीत होने के बाद भी लगातार वो रूपक के तौर पे प्रतिदिन आया करता था और डेली हम उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे। वाह। और पहले वो एक उसका सिग्नेचर गाना गाते थे, चामुंडा जगदम्बा मैया करनी माता जामा जी, करनी माता जामा जी, गीत गीत के जीत गीत का, गीत जीत का जीत गीत का, गामा जी गामा जी गामा जी, चामुंडा जगदम्बा मैया, चामुंडा जगदम्बा। और फिर वो कैरेक्टर जो निकल के आता था, कुछ तो नेपथ्य से आवाज आती थी और कुछ राजस्थानी की। वो तब मेरे को बाद में तो राजस्थानी काफ़ी सारे प्लेज में मैंने काम किया, मैं उनका उल्लेख भी यहाँ करूँगा, लेकिन तब तक आवाज़ उतनी परिष्कृत भी नहीं थी, बाल कलाकार के रूप में था। लेकिन जो मौका मिला, मैंने आपको बताया कि जीवन में जो अवसर होते हैं, अवसर अगर मिलते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वाह। अवसर ही अगर आप नहीं मिलें तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। मैं अपनी जो यात्रा आपको अभी संक्षेप में बताऊंगा, और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही एट द एंड ऑफ द डे आई फील कंटेंटेड। वाह। जो संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि है, वो जीवन में सब कुछ होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर कला है कलाकार के पास लेकिन मंच नहीं है तो कला सामने दिखेगी कुछ भी नहीं कर सकते। सर जिस संतुष्टि की बात आप कर रहे हैं ना, मैं इस मंच पे एक शेर मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा, मुझे खुद को भी याद नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो उस अवसर को भुना लेना चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि मैं फकीर ऊंचे दर का, मैं फकीर ऊंचे दर का, मेरे कासे में समंदर। क्या बात है। मैं फकीर ऊंचे दर का, मेरे कासे में समंदर, मुझ में बसती है वो तसल्ली जिससे महरूम था सिकंदर। ये संतुष्टि होनी चाहिए जीवन में। सिकंदर भी उससे वंचित था और वो मुझ में है। क्योंकि आप चाहे पूरा दुनिया को आप जीत रहे हैं, लेकिन जब तक स्वयं को वो आत्मसंतुष्टि ना पहुंचे, वो तसल्ली ना पहुंचे, जो शायद आपके उस कर्तव्य परायण होने के, या यूं कहें उस कर्म प्रदान होने के, या यूं कहें कि आपके उस सेवा भाव के दौरान दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख जहां मैं करना चाह रहा हूं कि दूसरे के आंसू को पोंछकर जो शायद संतुष्टि आपको मिलती है, जो मुस्कुराहट आप आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुराते कि हाँ कि कहीं तो हमने अपने इंसान होने का कर्तव्य निभाया है। मुझे लगता है सर उस भाव का कोई सानी नहीं है, उस भाव का कोई साझेदार नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर ये जो मुस्कुराने की कला है, या मुस्कुराहट जो है दूसरों के चेहरे पर देखकर खुद को संतुष्ट करने की कला है, इसमें आप बड़े माहिर हैं। और कला की बात करें अजहर, तो आपने शुरुआत की थी कि आजकल के जो नौजवान युवक हैं जो रेडियो जॉकी बन रहे हैं, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी आवाज़ इतनी परिष्कृत नहीं थी, आप एक बाल कलाकार के रूप में आए थे, तो जाहिर सी बात है आवाज़ सबके पास होती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा हर जगह आवाज़ है, लेकिन आवाज़ को परिष्कृत करना, अब हर किसी की आवाज़ में एक खास बात है, लेकिन उसे और पॉलिश करके रेडियो तक लाना, उसके लिए क्या रियाज होने चाहिए? क्या ऐसी कार्यशालाएं हैं जो नौजवानों को लेनी चाहिए? एक छोटा सा मैसेज उन नौजवानों के लिए जो अपनी आवाज़ का जादू दिखाना चाहते हैं। देखिए आज तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, बहुत सारे शिविर, समर कैंप्स बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण के केंद्र हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ 70s, तो उस समय कोई ऐसा केंद्र या कोई इस तरह की विधा नहीं थी कि आप अपनी आवाज़ को, ठीक है आप आईने के सामने अपनी आवाज़ को परिष्कृत करने के लिए आप संवाद बोल सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, सोलोलुकीज कर सकते हैं, लेकिन जीवन में आवाज़ या आवाज़ का जादू तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन आवाज़ को अगर आप सब तक, एक आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको आप में वो फीलिंग आएगी।
वो भावना आएगी कि हाँ, मैं आज का जो मेरा दिन था, आज मैंने ये किया। तो जब आप उसको दोहराएंगे, वो दोहराना आपकी आवाज को एक तरह से परिष्कृत करेगा, मेरा ये मानना है। मैं जैसे इन्होंने इतना अच्छा वो दे दिया है एक्सरसाइज कि आप जो दिन भर में काम करते हैं उसे खुद दोहराएंगे अगर आईने के सामने, तो वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ देंगे, क्योंकि वो भाव आपके अंदर आएगा, खुद ही आएगा। और राजस्थान के हस्ताक्षर, राजस्थान के सिरमौर, या यूं कहूं कि राजस्थान के कहीं ना कहीं कलाकारी में देखा जाए तो एक पर्याय है। मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब की, जो पद्मश्री भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने किसी मंच पर मुझसे ये कहा था कि अजहर, रियाज है तो राज है, तो राज अगर आपको करना है किसी के दिल पे तो रियाज यानी प्रैक्टिस करते रहना है। और वो प्रैक्टिस का सलीका आपने जो बताया, मैं आपने अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की जो बात बता रहे हैं, एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन होता था सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन, और अब शायद वो अस्तित्व में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो उसका एक बढ़ते कदम एक मंचीय कार्यक्रम होता था चौगान में, जयपुर में। तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन भी वहाँ आते थे। मैं भी इंजीनियरिंग करके निकला ही था और अभी बेरोजगार ही था। तो हम लोग वहाँ पर उस पर अभिनय भी करते थे, मूकाभिनय, बोनेक्टिंग भी करते थे, और आवाज का मॉड्यूलेशन होता था। तो कर्नल गुप्ते एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे, जो फौज से निकल करके और सूचना प्रसारण मंत्रालय में, रादर कहा जाए तो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की स्थापना उन्होंने करी और उसको बहुत ऊंचा तक ले गए। वहां ये दोनों भाई गाते थे, गजलें गाते थे। तो उनका रियाज चौगान स्टेडियम में ओपन में होकर के, और तब तक उनको नहीं मालूम था कि एक दिन वो उस्ताद बनेंगे, बिल्कुल उस्ताद कहलाएंगे, और गजल की ऊंचाइयों को छू करके उस मुकाम को हासिल करेंगे। शायद बहुत कम लोग वो हासिल कर पाते हैं। और आज वो, और आपने देखा दोनों कितने प्रसन्न चित्त हैं। बिल्कुल, मुस्कुराहट चेहरे पे जो तबस्सुम नजर आता है, क्या कहना। तो उसी मुस्कुराहट की बात को आगे लेकर के मैं बताता हूँ कि मैंने जीवन में कुछ जो नाटक किए, मैं भटके समाधान, लैला मजनू, एक और द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष का बड़ा मशहूर प्ले था, ख्याल पोलमपुर रोग, एक डॉक्टर मणि मधुकर थे, राजस्थानी थे, बीकानेर के संभवतः रहने वाले थे, वो भी राजस्थान सरकार में नौकर थे। उन्होंने ख्याल स्टाइल में एक नाटक किया, ख्याल पोलमपुर रोग, और सारे वरिष्ठ कलाकार सारे, और उस नाटक को डायरेक्ट किया था उस समय के मशहूर नाट्य निर्देशक एस वासुदेव ने। वासुदेव भट्ट, पृथ्वीनाथ जोशी, ज्ञान शिवपुरी, जो बाद में फिल्मों में और आज बॉलीवुड के सितारे हो गए, नरेंद्र गुप्ता, श्याम रेड्डी ने उसका म्यूजिक किया। और उस ख्याल वाले उसको कैरेक्टराइजेशन करते हो, उसमें एक समरू जाट का एक कैरेक्टर होता है जो दुख की पीड़ा से बाहर निकल करके फिर से मुस्कुराता है। वाह। तो उसकी मुस्कुराहट को लेकर के वो प्ले अंत में यही संदेश देता है कि सूरज ढल रहा है। एक लास्ट में उसमें सीन भी है कि सूरज ढल रहा है और समरू जाट थका हुआ सा सूरज की किरणों के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि आज सूरज अस्त भे गयो है, कोई बात को नहीं समरू, काले फेर आवेला, काले फेर आवेला, काले फेर उगसी, तब तू मारा चेहरा में देख जे, मारी आंख्या में तने चमक दिखेली। वाह वाह, डायलॉग था जो मैं आपको बताना चाहता था। सूरज अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। बहरहाल मैं सभी को भी बता दूं और आपको भी बता दूं, बड़ी खुशी होती है कि आज की ये मुलाकात बड़ी खास है। लेकिन जैसे ये मुलाकात खास है, आज की कुछ खास बातें भी हैं जो आज के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो शिखा जी देख लिया कहीं? बिल्कुल देख लेना चाहिए। तो सर आइए रुक करते हैं आज की खास बात की तरफ, फिर बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। आज की खास बात, आज के इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। भारतीय कवि तेजराम शर्मा का जन्म 25 मार्च 1943 को हुआ था। 25 मार्च से जुड़ा हुआ ये इतिहास। भारतीय रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और प्रबंधक बापूलाल नायक का जन्म 25 मार्च 1879 को हुआ था। ये भी 25 मार्च से जुड़ा हुआ इतिहास। भारतीय गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को हुआ। उषा मेहता को कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए भी याद किया जाता है। भारतीय अभिनेता, परोपकारी और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को हुआ। फारूक शेख साहब, इनका भी बर्थडे है आज। भारतीय फिल्म अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट और रेडियो जॉकी नायला उषा का जन्म 25 मार्च 1984 को हुआ। मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा का देहांत 25 मार्च 2014 को हुआ था। दूरदर्शन के इस मंच से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री निम्मी का निधन 25 मार्च 2020 को हुआ था। फिल्म बरसात, जो शायद सभी को याद है, इनका बरसात के लिए याद किया जाता है। बिल्कुल, उनके इन्हें याद भी किया जाता है। और अब फिलहाल बातचीत का सिलसिला फिर से सुरेश कौल साहब से हम जारी रखते हैं। सुरेश कौल सर ने अभी एक बहुत खास बात कही। आपने अपने नाटक के बारे में कहा था कि जब सूरज अस्त हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, वहीं से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही हम देखते हैं कि कुछ रोगी भी बहुत अपनी उस पीड़ा को झेलते झेलते बहुत उदास और एक तरीके से कहती हूँ कि टूट चुके होते हैं, और वहाँ आप उन्हें एक नई ऊर्जा देते हैं। शिखा जी, मैं वहाँ एक सवाल में कुछ और ऐड करना चाहूँगा। सर, सब कुछ चल रहा था जी, रंगकर्मी रंगमंच पे जाके अपनी कलाकारी भी दिखा रहा था, फिर वो सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए वो कहते हैं आजीविका कमाने के लिए मौका आया नहीं, मैं बताऊंगा। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो मोड़ कैसे आया सर, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, थिएटर करते करते हम कलकत्ता, जो नाट्य का और ड्रामा का मतलब एक अल्टीमेट मंजिल है, वहाँ तक हम गए। कला मंदिर में बहुत ही मशहूर एक हमीदुल्ला जी का नाटक आपने सबने सुना होगा, उसने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंपटीशन में अनेकों प्राइजेस प्राप्त किए। पूरे देश में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक कंपटीशन होता था, अब भी होता है। अब राजस्थान की एंट्री शायद उतनी नियमित नहीं जाती है, तो हम रेगुलरली उसके अंदर भाग लेते थे। और एक और युद्ध ने सर्वश्रेष्ठ लेखन डॉक्टर हमीदुल्ला, सर्वश्रेष्ठ नाट्य निर्देशक एस वासुदेव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पृथ्वी जुच्ची, अभिनेत्री डॉक्टर अलका राव, अरुणा सिंगल, एक सपोर्टिंग एक्टर का प्राइज मुझे भी मिला। तो एक और युद्ध करने हम कला मंदिर में कलकत्ता गए। और कलकत्ता में चूंकि मदर टेरेसा का बड़ा बोलबाला था और सुना था कि प्रेम नगर के अंदर वो कुष्ठ रोगियों को लेकर के बैठती हैं, तब तक मेरा कुष्ठ रोग के प्रति या कुष्ठ रोगियों के प्रति मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था कि कुष्ठ रोग क्या है। लेकिन शाम को काली घाट के मंदिर में जाकर के मालूम पड़ा कि मदर टेरेसा यहाँ पर आती हैं और कुष्ठ रोगी भी वहाँ पर भिक्षावृत्ति के लिए आते हैं और उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करके चुनती हैं। और वहाँ की भाषा में बोलते थे कि मदर टेरेसा उनको उठा के ले जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, उठा के ले जाती थी। लेकिन उठा के ले जाती थी कहाँ? उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए। वाह। वो कुछ नहीं होते थे, उनको स्क्रैच से, जीरो से अर्श तक ले जाने के लिए, उनके जीवन में कुछ करना, सीखना या श्रम जीविका सिखाने के लिए। तो कलकत्ता का ये जो सफर रहा, और जब जयपुर आया तो कुछ मानसिक उद्वेलन हुआ, मैं कहूँगा कि कोई इट वाज काइंड ऑफ ए मेंटल टॉर्चर। मैंने कहा कि रंगमंच का अभिनेता, रेडियो प्लेज, मदर टेरेसा का काली घाट में आना, और इस दौरान हमने एक नाटक, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि मैंने एक संस्था का फॉर्मेशन करी, स्थापना करी, रंगशाला, और उस रंगशाला का मैं प्रेसिडेंट बना और बहुत सारी बॉडी बनी, और हमने रंगशाला के अंदर फिर वो नाटक किया लैला मजनू। और लैला मजनू नाटक के अंदर एक जो कैरेक्टर थी, को एक्टर थी, उनके चाचा जी को, ब्रदर ताऊ जी को कुष्ठ रोग था। तो कई दिनों तक वो कहती रही कि सुरेश जी वो यहाँ कहीं जंगल में रहते हैं, क्योंकि तब ये कुष्ठाश्रम जहाँ था घाट के बालाजी स्थित गलता रोड पर, बिल्कुल जंगल, बियाबान जंगल था, तो आप एक दिन वहां लेकर चलिए। कुष्ठ रोग का चूंकि मैंने कुछ उल्लेख वहां कलकत्ता में सुना था जी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए बहुत आसान नहीं होगा जाना, लेकिन जब वो बार बार आग्रह करती रही तो एक दिन हम वहां पर गए। और इस बीच आपको कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो। सुरेश कौल साहब, आपने बताया कोलकाता में आपके सह कलाकार और उन सह कलाकार के ताऊ जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, उनको ये कुष्ठ रोग, लेप्रोसी से वो खुद पीड़ित थे। तो आपके सामने मंजर आम पर वो कहानी कैसे पेश आई? क्योंकि मुझे कुछ रोग के बारे में पता है कि लोगों को ये रोग हो जाता है तब भी वो रजिस्टर नहीं करते, अपने आप को बताते नहीं हैं, लोगों को संकोच करते हैं, और इस वजह से बीमारी और बढ़ती चली जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको जो ये रोग हुआ था जी, और ऐसा ही जैसा आपने बताया कि हो सकता है वो एक्सपोज नहीं होते और सामने नहीं आते जी, लेकिन चूंकि वो इतना भयावह हो गया था, उसका जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हो गया था। और क्या होता है, जब लेप्रोसी होती है शुरू में तो एक पिंक या लाल चकत्ता होता है, सेंसेशन नहीं होती है, उसको कोई पंख से या फेदर से टच करके देखते हैं तो उधर आपको वो एनेस्थेटिक हो जाता है, सुन्न हो जाता है। लेकिन हर सुन्नपन कुष्ठ रोग नहीं होता। और कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी वेदना यह है
कि न तो वेदना होती है न संवेदना होती है, दर्द ही नहीं होता है। डॉक्टर जो लेप्रोसी के हैं वो आज तक ये मालूम नहीं कर पाए कि जिस रोग में सेंसेशन ही नहीं होती है, कोई संवेदना ही नहीं होती है, उसमें जख्म कैसे हो सकता है। तो इसी तरह का कोई रूप उनके जो ताऊ जी थे, उनका नाम था वीरेंद्र भारद्वाज, बरेली के रहने वाले थे। उस समय में उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या बहुत अधिक थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जो लेप्रोसी की इंसिडेंस, जिसको हम एक बोलते हैं कि कितना कुष्ठ, कितनी जनसंख्या में कितना कुष्ठ रोग है, तो उस समय में उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य और भी राज्य थे जिनमें 35 से 55 कुष्ठ प्रभावित प्रति 10,000 जनसंख्या, जो बहुत हाई रेट थी। शायद राजस्थान में तब 4 या 5 रही होगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जब नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जब 1980 के अंदर अस्तित्व में आया, उसके बाद जो हमारी इंसिडेंस रेट है वो नॉर्मली 1 या बिलो 1, नीचे 1 से नीचे पर 10,000 पॉपुलेशन। वाह, ये अपने आप अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो अगेन मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो वो उनको मास्टर जी बोलते थे, वीरेंद्र भारद्वाज नाम था। उनको नैनी में, इलाहाबाद के पास, लेप्रोसी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल आज भी है, उसका भी मैं थोड़ी देर में जिक्र करूंगा कि ये हॉस्पिटल कुछ अलग अलग जगह ही क्यों बने। इतने विशाल देश में कुल 8 या 9 हॉस्पिटल जी, और एक लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल लेवल पे, और रीजनल लेवल पे कुल 3 या 4 जी। इसका कारण ये था कि एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे साइंटिफिक रिसोर्सेज थे वो उतने ज्यादा नहीं थे, डॉक्टर्स भी लेप्रोसी में उतने ज्यादा नहीं थे जी। स्किन के साथ लेप्रोसी को जोड़ा जाता है। तो मास्टर जी को जब नैनी के अंदर इलाज हुआ तो इतनी विकलांगता आ गई कि उनके दोनों हाथों की उंगलियां चली गई। पहले तो क्लोइंग होती है, इस तरह से मुड़ जाते हैं, आईब्रोज चली गई, और आप, मैं कहूंगा कि किसी न किसी रूप में कुरूप हो जाते हैं। वो कुरूपता इस रोग के साथ जुड़ी हुई है जी। लेकिन मनुष्य का हृदय, मनुष्य की भावना, चाहे वो स्वयं कुष्ठ प्रभावित हो, वो तो बहुत ही मलिन होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। मास्टर जी दिखने में बहुत बहुत सख्त और बहुत क्रूर ऐसे नजर आए, लेकिन उनका मन, बात करते करते वो रो पड़े। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे को ये कुष्ठ रोग हुआ जी। और वो वहां उस कुष्ठाश्रम के अंदर कुष्ठ प्रभावितों के बच्चों को पढ़ाते थे। क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि वो आम विद्यालय में नहीं जा सकते, नहीं पढ़ा सकते थे, उनको नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं भेजना संभव ही नहीं था। स्टिग्मा, भेदभाव, घृणा, वो घृणा बहुत स्तर तक कम हुई है, लेकिन मैं आज भी कहूंगा उतनी कम नहीं हुई जितनी कम हमारी मानवता का स्तर जो है, एक तरह से हम मानवता से दूर और संवेदना से दूर होते चले गए, उससे भी ज्यादा कम हो गई। हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा मरीज भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरा टूट जाता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि अपने लोग भी हाथ खींच लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी आपके सामने बहुत आए हैं। और सर, सबसे बड़ी बात ये कि समाज से लगभग जो सब कई रजिस्टर्ड, जो हम मैंने खुद ने भी जो देखा है कि समाज से लगभग बहिष्कृत उन्हें कर दिया जाता है, या मतलब लोग उनसे नाता नहीं रखते। हालांकि प्रिकॉशन ये कहता है कि आप उनके मतलब फिजिकली वैसे टच में आप ना रहें, या ये शायद परहेज, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो भावनात्मक आप उन्हें संबल दे सकते हैं वो तो आपको देना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अछूत आप उन्हें मतलब कह दें या कुछ आप, क्योंकि लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं है कि जैसा आप बता रहे हैं कि एक वक्त जहाँ पे लेप्रोसी के लिए हमारे पास डॉक्टर्स ही शायद मुहैया नहीं थे, या इतनी साइंस रिसर्च ही नहीं थी उस समय, क्योंकि एक ग्लैमरस इसमें करियर था ही नहीं जी। आज भी ग्लैमरस करियर नहीं होगा, लेकिन बाद में उसको स्किन से जोड़ दिया गया जी। और फिर लेप्रोसी के साथ क्या होता था कि कुष्ठ रोग में डिफॉल्ट केसेस बहुत होते हैं। डिफॉर्मिटी क्यों आती है, विकलांगता क्यों आती है? एक तो तब इलाज पूरा नहीं था। कुष्ठ रोग का इलाज डेप्सन थेरेपी पे चलता था, और डेप्सन एक सल्फर बेस्ड ड्रग होती थी, और उसको लेकर के बहुत सारे रिएक्शन होते थे। दवाई ले ली, ठीक हो गया, फिर दवाई छोड़ दी, फिर हो गया, कुष्ठ रोग उभर करके आता था, और वो चकत्ते बढ़ जाते थे या अल्सर्स बढ़ जाते थे। इसीलिए तो अल्सर के कारण कहा जाता है कि वंस लेप्रोसी ऑलवेज लेप्रोसी। लेकिन अगर ये बात भी जानना चाहें कि जैसा अभी अजहर ने भी कहा कि वो फैल जाता है, तो ये सिर्फ मिथ है या सच में ऐसा है कि कुछ फैल जाता है एक दूसरे? लेप्रोसी संक्रामक रोगों की बात करें तो लीस्ट कंटेजियस डिजीज है। फैलता कैसे है कि
जब आपने इलाज लिया नहीं, वॉलंटरी रिपोर्टिंग करी नहीं, क्योंकि आपके मन में वो भय है, वो डर है कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं घर से निकाल दिया जाऊंगा, मेरे बच्चे के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं होगा, मेरे बच्चे की जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका कोई विवाह संबंध नहीं होगा, आपस के जो पारस्परिक संबंधी हैं वो छोड़ देंगे, समाज त्याग देगा। और कुष्ठ रोगी, देखिए कितनी भयावह बात है और कितनी अफसोस की बात है कि वो कुष्ठ रोग होते ही गरीबी की श्रेणी में आ जाता है। हम कहते हैं कि हर कुष्ठ रोगी, हर कुष्ठ प्रभावित बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसीलिए तो इनको बीपीएल कार्ड लेने की हम कितने सालों से वो एक मुहिम चला रखी है। कई जगह इनको बीपीएल कार्ड दिए भी गए, लेकिन कई जगह नहीं मिले, तो हमने उन्हीं लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि हर कुष्ठ रोगी आजीविका चली जाती है, परिवार से आप छूट गए, पढ़ आप सकते नहीं, शिक्षा अगर आपने प्राप्त की है वो भी आपकी कोई काम नहीं आएगी, जॉब नहीं मिलेगा, आप गरीब हो गए। लेकिन सर इतने सब में जो मेरा ध्यान जहाँ गया, मास्टर वीरेंद्र भारद्वाज, आपने ये नाम, और वो पढ़े लिखे थे, एलएलबी थे वो। मुझे ये लगा कि रोग होने के बावजूद उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि वो वहाँ भी पढ़ाने का काम करते थे, और ये शायद सबक लेने का, मुझे लगता है कि जितने दर्शक देख रहे हैं हम सबको सबक लेना होगा। एक व्यक्ति जिसने सूर्यास्त देखा और ये सोचा कि अगले दिन फिर सूर्य उगेगा, वो उम्मीद है, तो हम उनसे उम्मीद कैसे छीन सकते हैं? लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, जन जागृति के साथ साथ हमें जो ये भेदभाव या जो ये टैबूज इसके साथ चलते हैं, जब हम खुद जागरूक होंगे तो न सिर्फ लोगों की उन भ्रांतियों को दूर कर पाएंगे, हमारे आसपास चाहे एक भी केस ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो नॉलेज, वो ज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन उसके साथ एक बात और है कि हर कुष्ठ प्रभावित उतना बोल्ड या उतना जीवट वाला नहीं हो सकता। जी। मास्टर वीरेंद्र भारद्वाज बहुत जीवट वाले व्यक्ति थे। यहाँ तो इंसान खुद टूट जाता है, बिल्कुल। जब वो परिवार से निकाल दिया जाता है तो सोचता है कि अब मैं, बहुत हीन भावना आ जाती है कि मेरे को ये रोग हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में, अब हमारा तो जीवन समाप्त हो गया यहीं पर। और प्राय कुष्ठ प्रभावित जब अपने कुष्ठ आश्रमों में रहते हैं तो आप उनका वो देखेंगे, उनका पोस्चर ये होता है कि यूं बैठे रहते हैं, उनको उठाने की, अलग जगाने की जरूरत है। इस जगह मेरा रंगमंच काम आया। वाह सर, रंगमंच की बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट में एक बार पूछना चाहूंगा, दर्शकों तक ये जनजागृति के तौर पे या यूं कहें कि उसके बारे में कि ये पूरी तरह से इस रोग का पूरी तरह से इलाज है, पूरी तरह से इलाज हो संभव है। मल्टी ड्रग थेरेपी होने के बाद, जिसको हम बहुऔषधीय पद्धति बोलते हैं, और डेप्सन के साथ में 2 दवाइयां और मिल गई, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिमिन, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है उसके बाद में पूर्ण रूप से इलाज हो जाता है। अब जो विकलांगता आ गई है, वो विकलांगता है जो क्लोइंग, उंगलियों में जो टेढ़ापन आ गया है, वो काफी हद तक ठीक नहीं होता और काफी हद तक ठीक हो भी जाता है। इस क्लोइंग को स्ट्रेटन करने के लिए अब तो थेरेपी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उस सब के बावजूद एक कुष्ठ रोगी को जो एक हीन भावना है उससे ऊपर उठाने की आवश्यकता है। उसको समाज में एक स्वीकार्यता, जैसे हम इंक्लूजन बोलते हैं, हम बोलते हैं हर जगह के समावेशी समाज, समावेशी समाज उतना आसान नहीं है। कुष्ठ प्रभावित का पास में बिठाने से आमतौर पर लोग कतराते हैं। कहना आसान है, करना जरा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तभी तो मैंने अपनी लाइन में कहा कि टूटे हुए आत्मसम्मान को जीने की राह देते हैं आप। ये डिग्निटी की जो बात आपने कही, आज जो हो रहा है, जो कुष्ठ रोगी थोड़ा एक संबल प्राप्त करके उस आत्मसम्मान जो उसको मिल रहा है, वो डिग्निटी लौट रही है उसकी। जी। वो डिग्निटी क्यों लौट रही है? वो खुद अपने आप में, खुद अपने आप से लड़ रहा है, और वो खुद अपने आप से उस अवेयरनेस के बाद जाग गया है कि कुष्ठ रोग अब साध्य नहीं है, लाइलाज नहीं है, कुष्ठ रोग का इलाज है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, जब मेरा साथी ठीक हो गया मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और मैं भी जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद हमारी संस्था सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम जो है, हमने आजीविका के साधन बहुत सारे जुटाए हैं इनके लिए। आज एक कुष्ठाश्रम में रह कर के और अपना जीवन यापन करना और वहीं पर वो दान स्वरूप आए हुए वस्तुओं का उपभोग करने से कुछ नहीं होता है। जी। आपको विज्ञान से, साइंस से ज्ञान प्राप्त करके एक तरह से देखना है कि किस तरह से आगे कुछ बढ़ा जा सकता है। तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं सार्थक मानव, ये रामगढ़ इंटीग्रेशन सेंटर है जी। सार्थक मानव कुष्ठाश्रम को आप शूट, आप देखते हैं कि कितने विदेशी, मैं यहाँ पर यह बात जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि विदेशी संसाधनों की वजह से ही कुष्ठ रोग काफी हद तक ठीक हो पाया। हमारे देश के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, किंतु जो संस्थाएं हैं जो आगे आकर के जिन्होंने काम किया, उनको आईलैप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये श्रीमती मुकली हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक
अपना संकल्प ले लिया था कि मुझे जीवन में कुछ करना है। जर्मनी जैसे देश से आती हैं और सिनेमाटोग्राफर रही हैं, ये भी कलाकार हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब इन्होंने कुष्ठ रोगियों को यहाँ पर देखा, गलता में उनकी स्थिति देखी, आप उनके पास जिनके पास बैठ नहीं सकते, ऐसी फाउल स्मेल कई बार अल्सर से आती थी, लेकिन ये बैठ करके इन्होंने क्या एक संदेश दिया, समावेश का। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इनसे सीख लेकर के सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम ने अवेयरनेस के विशाल बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। जितनी अवेयरनेस होगी, जितना इस रोग के बारे में समाज जानेगा, जितना हम सब ये जान पाएंगे कि इस रोग से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस रोग से तभी लड़ा जा सकता है जब हमें इस रोग का पूरा ज्ञान विज्ञान हो और ये मालूम हो। इसी फोटोग्राफ का आप जिक्र कर रहे थे अभी, है ना? मैंने इनको बताया कि श्रीमती मुकली और आज इनकी बेटी एस्टेड मुकली, जहां भी जर्मनी के अंदर जब वो इस कार्यक्रम को दूरदर्शन का हम उनको, मेरी इच्छा है कि वो देख रही हो या उनको किसी तरह से दिखाया जाए। और ये सारे ठीक, मैं यहाँ पर जो हूँ तो इस रूप में कि इनकी प्रसन्नता देखिए आप, इनको मालूम है कि सुरेश और उनका परिवार कुष्ठ रोगियों को समर्पित होकर के किस तरह से काम करे। उस सारे कार्यक्रम में फंडिंग इनकी होती है। इनकी संस्था का नाम है लेबनोने लेप्रा। जिस देश में लेप्रोसी है ही नहीं तो उसमें इन्होंने संस्था का नाम रखा है कुष्ठ मुक्त जीवन। वाह। और ये लेबनोने लेप्रा जर्मनी की एक बहुत बड़ी जो वहाँ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बहुत बड़ी संस्था है। इन संस्थाओं के साथ साथ कुछ और संस्थाओं का उद्भव हुआ। एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, सासाकावा लेप्रोसी फाउंडेशन। सासाकावा जापान के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अब तो बहुत बड़े दानशील दानवीर हैं। पूरी दुनिया के अंदर लेप्रोसी के जो ब्लिस्टर पैक इलाज के होते हैं, जिसमें रिफम्पिसिन, क्लोफाजिमिन और डेप्सन होती है, वो सासाकावा फाउंडेशन की तरफ से। वाह वाह वाह। सासाकावा यहाँ सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम में 3 बार आए, और भारत जब जब आते हैं तब तब इन कुष्ठ प्रभावितों को लेकर के इनके सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करते हैं। देखिए, एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिग्निटी, वो गरिमा का होना जरूरी है। गरिमा जब हमारे जीवन में गरिमा नहीं है, और जब हमने पहचान लिया कुछ प्रभावित ने कि अब मेरे जीवन में गरिमा दोबारा आ सकती है। वी ऑलवेज से डिग्निटी रिगेन्ड इज डिग्निटी ऑब्टेन्ड। बिल्कुल। जो डिग्निटी चली गई थी, उस एम्पावरमेंट के आज एक कुष्ठ रोगी को मालूम है कि वो जिला कलेक्टर से, पहले वो सरपंच से मिलने से खतरा था, आज वो जिला कलेक्टर, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से मिलने के अंदर उसको कोई, क्योंकि वो सशक्त हो चुका है। और इस सशक्तिकरण में थियाको से मुकली है जो जर्मन फिलैंथ्रोपिस्ट मैंने आपको बताया था, योही सासाकावा, इनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने इनको आगे ला करके वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया इनमें कि नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमें सीख लेनी भी चाहिए। इस रोग में लगभग दूसरे नंबर पर आने वाले चीन जैसे देश से, जो आज पूरी तरह से मुक्त है इस रोग से। चाइना बिल्कुल ठीक हो चुका, तो ये कमाल है। ठीक होने वाला है जी। मैं अभी भी कहूंगा कि कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस उस लेवल पर नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने ये घोषणा 2005 में कर दी कि वर्टिकल सिस्टम, यानी कुष्ठ रोग का अलग से जो इलाज होता था वो बंद कर दिया जाए और इसको जनरल हेल्थ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। लेकिन शायद ये बहुत गलत निर्णय था। उस निर्णय के बाद आज भी हमारे देश के अंदर 60 से 70 हजार नए कुष्ठ रोगियों के केसेस प्रतिवर्ष पाए जाते हैं। ग्लोबली 1,50,000 1,60,000 नए कुष्ठ प्रभावित आते हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। बच्चे ज्यादातर हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। अब ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ग्रेड 2 डिसेबिलिटी, जो एक सुखद बात है वो ये है, एक ग्रेड 2 डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर वो आंख का चले जाना, लेगोफ्थाल्मस हो जाना, क्लोइंग हो जाना या विकलांगता हो जाना। डिफॉर्मिटी जहां आ गई, जब विकलांगता हो जाती है तो कुष्ठ रोगी समाज से अलग हो जाता है। ये भी एक संघर्ष वाली बात है। जैसा आपने कहा कि आप उनको कौशल देते हैं, तो जब आपने कहा डिसेबिलिटी हो जाती है, हाथ मुड़ जाते हैं, तो किस तरह का कौशल फिर आप उनको देते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में और खासतौर से जयपुर में सांगानेर, बगरू प्रिंटिंग होती है। बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, सारे कुष्ठ ग्रहों के अंदर जो लेप्रोसी, एक बात और प्रासंगिक है यहाँ पर कि अभी तक लेप्रोसी क्यों कहलाती है, या कुष्ठ ग्रह क्यों है? कुष्ठ का नाम ही नहीं है कोई। जो पेशानी पे एक बार लिख दिया गया कि ये कुष्ठ प्रभावित है, कुष्ठ रोगी है, लेप्रोसी अफेक्टेड है,
पहले लेपर कहा जाता था, हमारा पहला एक्ट इंडियन लेपर एक्ट के नाम से था। गांधी जी ने उस समय इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज की सरकार में वर्तमान में उस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया है और इंडियन लेपर एक्ट, क्योंकि लेपर एक असंसदीय वर्ड है, तो लेपर वर्ड को हटा करके उसको लेप्रोसी अफेक्टेड या लेप्रोसी क्योर्ड कर दिया गया है। तो वो लेप्रोसी क्योर्ड जो है बगरू की और सांगानेर की प्रिंटिंग को लेकर के खुद ब्लॉक बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और उन डिजाइन्स को प्रिंट करके जर्मनी और फ्रांस हम देख पा रहे हैं। देखिए, वाह 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 वाह। आप सोच सकते हैं कि कुछ प्रभावित की इमेजिनेशन नहीं है। वाह, कहाँ क्या रंग लगाना है, कहाँ कौन सा बूटा लगाना है, पत्ती लगानी है, ये उनकी इमेजिनेशन है। हालांकि मास्टर वहां पर आता है, लेकिन वो मास्टर भी ज्यादा दिन वहां हैंडलूम पूरे कुछ जितने भी यहाँ करीब पूरे देश के अंदर 750 ऐसे कुछ आश्रम में सेल्फ सेटल्ड कॉलोनीज। हैंडलूम ही आसानी से क्यों होता है कि पाँव जो है वो अभी भी आपका पाँव फंक्शन कर सकता है जी। हाथ नहीं तो पाँव, पाँव नहीं तो हाथ, तो हैंडलूम जो हाथ कर गया है। लेकिन आप देखिए डिजाइन, इनकी संरचना जो है ये इनकी खुद की इमेजिनेशन, इनके मानस पटल पर जो आता है उसको ये उकेर देते हैं, अंकित कर देते हैं। कितनी सुंदर बात है। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं एक शू पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये MCR शू है, माइक्रोसेलुलोस रबर का। ये कुष्ठ रोगी को अपने जीवन में अल्सर होते हुए हमेशा पहनना पड़ता है, क्योंकि इन शूज को पहनने से उसका जो प्रेशर है वो एक साथ कभी नहीं आता। बाबा आमटे का नाम हम सब ने सुना है, आपने भी अवश्य सुना होगा। आनंद वन में रहते उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और वर्षों के शोध के बाद इस शू को यहाँ आविष्कार किया। और बाबा आमटे हमारे सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम में आए। DR मेहता साहब जो हैं जयपुर फुट वाले, जो हमारे संरक्षक हैं, वो उनको लेकर के आए। और बाबा आमटे ने कहा कि मैं तब आऊंगा जब यहाँ पर, ये गांधी जी ने भी कभी कहा था, मैं उसका भी उल्लेख करूंगा, मैं यहाँ तब आऊंगा जब यहाँ पर कुष्ठ रोगी कम और कुष्ठ रोगियों के बच्चे और उनके परिवार अधिक रह रहे होंगे। तब तक कुष्ठ रोग या तो ठीक हो चुका होगा या वो स्वावलंबी होकर के कहीं और चले होंगे। तो उसकी सुखद उसका परिणाम में आपको 1988 में बाबा आमटे आए थे जी। आज हम 2026 में हैं। और सर ये मैं यहाँ एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जन जागृति होना या अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है, एक आम व्यक्ति के लिए भी और एक मैं कह सकता हूँ पीड़ित व्यक्ति के लिए भी, दोनों के लिए जरूर। और पीड़ित व्यक्ति की अगर बात की जाए तो अगर वो इनिशियल स्टेज पर जान जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ तक जो विकलांगता तक बात जाएगी ही नहीं, उससे पहले ही वो शायद रोग दूर हो जाएगा। और इस रोग को दूर करने के लिए, जहाँ आपने बीच में जिक्र भी किया कि रंगमंच की उस धार को, या यूं कहें रंगमंच के उस मंच का सही इस्तेमाल आपने किया। मैं आ रहा हूं उस पर अभी। वो बात हम आपसे, जो वक्त की कमी है सर, वक्त की जरा कमी है सर, पहले वो पॉइंट हम जानना चाहेंगे। जो वीरेंद्र भारद्वाज जी से जब मिले और नाटक के बाद में मैं एकदम इसको अग्नि में कूद पड़ा। और एक क्रुसेड जो था लेप्रोसी का, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि मैं मतलब, लेकिन उस युद्ध में एक योद्धा का जब मुझे रोल मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी इसके अंदर लड़ सकता हूँ। तो हमने रंगमंच की उस स्क्रिप्ट्स को लिख करके कुष्ठ प्रभावितों के लिए अलग से नाटक लिखे और जन जागरण करते हुए गांव गांव में, जयपुर जिले की खासतौर से मैं जिक्र करूंगा, जयपुर जिला और अजमेर, क्योंकि सार्थक मानव कुष्ठाश्रम इन 2 जिलों में बहुत सक्रिय रूप से कार्यरत था। हमने एक गांव, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा होगा जहां हमने लेप्रोसी पर आधारित, कुष्ठ रोग पर आधारित स्क्रिप्ट को लेकर के और स्वयं कुष्ठ प्रभावितों से भूमिका करवाई, एक्टिंग कराई। और उन्होंने कहा कि मुझे किसी समय में कुष्ठ रोग हो गया था, मेरी ये हालत थी, मैं बहुत दयनीय था, बहुत हीन भावना से भर गया था, किंतु मैंने जीवन के अंदर ऐसे विभिन्न सोपानों के अंदर काम किया और आज मैं आपके सामने, आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अब वो प्रेरणा देते थे और औरों को, और एक संदेश देते थे कि अब तब कुष्ठ रोग था समाज में, तो यदि आप में से कोई है तो जांच कराएं, जांच करा करके इलाज कराएं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अर्ली केस डिटेक्शन इज अर्ली ट्रीटमेंट। बिल्कुल, अगर केस डिटेक्शन करके आपने अर्ली ट्रीटमेंट करा लिया तो कुरूपता नहीं आएगी, विकलांगता नहीं आएगी, विकलांगता नहीं आएगी तो टैबू नहीं होगा, बिल्कुल स्टिग्मा। आज सार्थक मानव कुष्ठाश्रम या ससाकावा लेप्रोसी फाउंडेशन या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इटली, ये इंग्लैंड, यूके, ये सारे देश हैं। ये सारे देश क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज थे। उनको मालूम था कि कुष्ठ रोग से लड़ने के लिए, जैसे HIV, कैंसर, उनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लेप्रोसी चूंकि अब नॉन ट्रॉपिकल डिजीज हो चुकी है, साथ साथ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, उसके लिए कोई फंडिंग नहीं है। उसमें स्वयं कुष्ठ रोगियों को आगे आकर के और सार्थक मानव कुष्ठाश्रम जैसी
संस्थाओं को, थियाको से मुकली जैसी महिलाओं को और फिलैंथ्रोपिस्ट सासाकावा जैसे लोगों को आगे आकर के एक तरह से रेनेसां, जब रेनेसां होता है पुनर्जागरण, वो पुनर्जागरण की आवश्यकता है। और उस पुनर्जागरण में इनकी भूमिका, जो कुष्ठ से ठीक हो गए, जो विकृति के बाहर आ गए, उनको लेकर के चलने वाली बात है। सही वाकई अपने आप में बड़ा, बिल्कुल मैं पहले कहना चाहूँगा बहुत कमाल है परोपकार शब्द का, जो मुझे लगता है कि किताबों में न जाने अलग अलग शायद परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये असल परिभाषा है जी, जो हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि नाटक में किरदार निभाते हैं हीरो, हम उन्हें मानते हैं, तो असल जिंदगी में ये हीरो बनकर ही आए। और 1276 लगभग इतने मरीजों को ढूंढना और उनका इलाज करवाना अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, बहुत संघर्ष रहेगी। उस समय ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब गांव-गांव जाते थे तो गांव से भगा दिए जाते थे और कई जगह हिंसा भी हुई। तो सर आप एक स्वयं एक कलाकार हैं और कहते हैं कि कलाकार का मन बड़ा कहते हैं बहुत सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि होती है कलाकार के लिए भी, दूसरे के दुख को दूर कर देने की बात तो है ही, और कहीं ना कहीं वो एक आत्मसंतुष्टि की बात जैसे हमने बीच में भी की जी। सर यहाँ आज वो कलाकार अपने आप को कैसे देखता है? क्या आज भी, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ इस सेगमेंट के इतर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज भी रंगमंच उसी तरह से बुलाता है और आप जाते हैं रंगमंच पे? बिल्कुल बिल्कुल। रंगमंच से जो, जिस रंगमंच की वजह से मैं कुष्ठ रोग और कुष्ठ प्रभावितों के बीच में आया, और मैं कहता हूँ ये छोटा सा एक भूमिका मुझे मिली अपने जीवन में करने के लिए, जिससे आज मैं एक कंटेंटमेंट जिसे बोलते हैं कि आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता हूँ। और मैं अपने आप को इसलिए बड़ा नहीं मानता हूँ कि मैं को बहुत बड़े पद पर या सरकार में बहुत बड़े पद पर रहा हूँ, नहीं, इसलिए कि मैं कुछ इनके उस तबके के उस वर्ग के लोगों के लिए काम आया जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, और इन सबको आइसोलेट करके, आइसोलेशन से निकाल करके इन कुछ आश्रमों में बिठा करके कुछ स्किल सिखाना, और आज वो अपना जीवन यापन खुद कर रहे हैं, तो फिर मुझे लौटना तो रंगमंच को ही होगा। फिर आज भी कभी मौका मिलता है तो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे उम्दा एक्टर रहे हैं, बिल्कुल। ये तो आज कभी मौका मिलता है तो वो मौका कलाकार के मन को संतुष्टि पहुंचती है, फिर वहाँ पहुंचती है, कई बार छोटे छोटे रोल, लेकिन चूंकि मैं इस काम में इस तरह से इन्वॉल्व हो चुका हूँ कुछ प्रभावितों के बीच में, उनके बीच में से लेप्रोसी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन हुए। हमने ट्यूबरक्लोसिस में काम करना शुरू किया, बहुत विशाल वृद्धाश्रम शुरू किया रामगढ़ पुनर्स्थापन केंद्र में, जिसमें कुष्ठ रोगी और बाद में गैर कुष्ठ रोगी जो सामान्य लोग थे उनको वहां पर स्थापित करना। अच्छा सर, बीच में एक जिक्र और किया था आपने कि वो रोगी जो खुद हैं, जो प्रभावित है कुष्ठ रोग से, उनसे ही एक्टिंग करवा लेना, तो वो कितना मुश्किल या कितना आसान था आपके लिए? उन्होंने बहुत आसानी से किया, क्योंकि वो उस व्यथा को, उस वेदना को भोग चुके थे जी। उनके लिए बहुत आसान था। ऑफ कोर्स उनकी भाषा अलग अलग रही, किसी ने अपनी यूपी की पूर्बिया भाषा में बोला, कोई मारवाड़ी में बोला, और इवन कुछ एक कश्मीर से आए हुए कुछ रोगी थे जिन्होंने कश्मीरी में बोला। भावनात्मक जब जुड़ाव होता है तो कला अपने आप निकल के आती है, और ऐसी एक कलाकार हैं फारूक शेख साहब। सब बिल्कुल आप भी एक कलाकार हैं और परोपकार से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। और फारूक शेख साहब, जब इनके बारे में भी जिक्र होता है, 2013 में हालांकि हमें इस दुनिया से बिल्कुल ये विदा कर गए थे, और फिल्म ये जवानी है दीवानी और क्लब 60 इनकी आखिरी कुछ 2 फिल्में रही हैं, और बावजूद इसके इनके लिए मैं एक बात जो मुझे बहुत बाद में पता लगी कि कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनके जाने के बाद वो मतलब वो खुलासा हुआ कि जिन्हें ये ताज जिंदगी, वो कहते हैं ना कि एक हाथ को पता ना लगे कि दूसरे हाथ ने कितना दान किया है, जी। उस फिलॉसफी में मानते हुए इन्होंने काफी फैमिलीज को फाइनेंशियली सीधे तौर से मदद पहुंचाते हैं। मैं छोटी सी बात बताऊं कि जी सर, जी। बोरीवली में एक लेप्रोसी कॉलोनी है बॉम्बे में। बोरीवली में लेप्रोसी कॉलोनी होना अपने आप में एक बहुत बड़े अचरज की बात है, क्योंकि सारी अट्टालिकाएं और मल्टी स्टोरी टावर्स बने हुए हैं, लेकिन वहां के कुष्ठ रोगी कोई 500-600 लगभग 70-80 साल से वहां रहते हैं। फारूक शेख साहब, मुझे नहीं मालूम वहां कहाँ रहते थे, लेकिन जब उनको बोरीवली लेप्रोसी कॉलोनी का मालूम पड़ा तो हर संडे को वहां पर आते थे और उनके साथ कुछ छोटी अपनी नाटक की मंडली ले जाते थे, कुछ एनेक्टमेंट करते थे, नाटक करते थे, गाने, कव्वालियां, भजन, गजलें सुनाते थे। और आज उस बोरीवली लेप्रोसी कॉलोनी के अंदर 3-4 कलाकार, मुझे नहीं मालूम कि वो बॉलीवुड में या रंगमंच में आगे गए हैं कि नहीं, लेकिन फारूक शेख साहब अक्सर वहां जाकर के
और जमीन पर बैठ करके क्या बात है सर। तो ये इस तरह के कलाकार हैं। आज इनका जन्म दिवस या यूं कहें इनकी जयंती हम मनाते हैं। इनकी दिवंगत होने के बावजूद हम कहते हैं कि इनके किए हुए वो अच्छे काम आज भी उसी तरह जिंदा हैं, बाहयात हैं। और सर आज आप इस मंच पे आए, वक्त इजाजत नहीं देता, बात तो और करने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें। तो घड़ियाल बाबू के इस इशारे की वजह से आपसे सर यही कहना चाहेंगे कि आपके इस काम को बदस्तूर आप यूं ही जारी रखें और पूरा दूरदर्शन परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। और फारूक शेख साहब को भी हम जन्म दिवस की, वो इस दुनिया से आज चाहे नहीं भी हो, बाहयात ना हो, लेकिन उनके किए हुए काम जो है वो पूरी तरह से बाहयात हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच पे आज आप आए।